किस्मत के डर से लेकर नंबर की पावर तक, यही है इंसान की जीतने की असली कहानी। पीटर बर्नस्टीन की अगेंस्ट द गॉड्स रिस्क की हिस्ट्री पर लिखी गई अब तक की सबसे प्रभावशाली किताब है। यह किताब बताती है कि कैसे इंसान ने किस्मत और देवताओं की इच्छा के डर को छोड़कर गणित और संभावनाओं प्रोबेबिलिटी के दम पर अपने भविष्य को मुट्ठी में करना सीखा। सरल शब्दों में कहें तो यह अंधविश्वास से लेकर आधुनिक फाइनेंस तक के सफ़र की कहानी है। ये हमें सिखाती है कि रिस्क को मैनेज करना ही वह कला है जिसने हमें पुराने ज़माने के डरपोक इंसान से बदलकर आज का आधुनिक प्रोग्रेसिव इंसान बनाया है। इस किताब की शुरुआत एक बहुत ही गहरे विचार से होती है। रिस्क को समझने की क्षमता ही वह रेखा है जो आधुनिक इंसान को प्राचीन इंसान से अलग करती है। बर्नस्टीन समझाते हैं कि हजारों सालों तक मानवता ने रिस्क को एक दैवीय प्रकोप की किस्मत माना। अगर फसल बर्बाद हो गई तो वह भगवान का गुस्सा था, अगर व्यापार में नुकसान हुआ तो वह बुरी किस्मत थी। इंसान का भविष्य पर कोई नियंत्रण नहीं था क्योंकि उसके पास भविष्य को मापने का कोई पैमाना ही नहीं था। प्राचीन ग्रीक्स के पास दुनिया के सबसे महान दार्शनिक थे, लेकिन वे रिस्क मैनेजमेंट में पीछे रह गए। इसका सबसे बड़ा कारण था कि उनकी गणितीय सीमाएं मैथमेटिकल बाउंड्रीज। ग्रीक और रोमन न्यूमरल्स दिखने में तो अच्छे थे, लेकिन उनसे जटिल कैलकुलेशन करना लगभग नामुमकिन था। आप रोमन न्यूमरल्स में आसानी से भाग या गुना नहीं कर सकते थे। और सबसे बड़ी कमी थी शून्य ज़ीरो का ना होना। रिस्क की कहानी में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब हिंदू अरेबिक नंबरिंग सिस्टम पश्चिम में पहुंचा। बर्नस्टीन यहाँ लियोनार्डो पिसानो फिबोनाची का जिक्र करते हैं। 1202 में अपनी किताब लीबर अबासी के जरिए फिबोनाची ने यूरोप को शून्य और दशमलव के जादू से परिचित कराया। यह सिर्फ गणित की प्रगति नहीं थी, यह सोचने के तरीके में क्रांति थी। जब तक आपके पास नंबरों को लिखने का सही तरीका नहीं होगा, तब तक आप प्रोबेबिलिटी का या संभावना की गणना नहीं कर सकते। बिना नंबरों के रिस्क सिर्फ एक अंदाज़ा है, लेकिन नंबरों के साथ वह एक माप बन जाता है, मेजरमेंट बन जाता है। फिबोनाची ने दिखाया कि कैसे इस नए सिस्टम से व्यापारिक हिसाब किताब, इंटरेस्ट और लाभ हानि को सटीक तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है। यह रिस्क मैनेजमेंट की नींव का पहला पत्थर था। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है 16वीं शताब्दी के इटली की ओर, जहां रेनाइजेंस का दौर चल रहा था। यहाँ बर्नस्टीन हमें एक बहुत ही दिलचस्प किरदार से मिलाते हैं, गिरोलामो कार्डानो। कार्डानो एक अजीबोगरीब इंसान था। वह एक मशहूर डॉक्टर था, एक जीनियस गणितज्ञ था, लेकिन साथ ही वह एक जुनूनी जुआरी ऑब्सेस्ड गैम्बलर भी था। जुए की इसी लत ने उसे ये सोचने पर मजबूर किया कि क्या डाइस फेंकने में कोई पैटर्न छिपा है। कार्डानो ने महसूस किया कि हालांकि हम यह नहीं बता सकते कि अगले दांव में कौन सा नंबर आएगा, लेकिन हम यह ज़रूर बता सकते हैं कि लंबी अवधि में कौन सा नंबर कितनी बार आने की संभावना है। उसने पहली बार सैम्पल स्पेस के कंसेप्ट को छुआ। उसने अपनी किताब लीबर डे ल्यूडो अलीज द बुक ऑन गेम ऑफ चांस में लिखा कि रिस्क कोई जादू नहीं है, बल्कि ये रूल्स का एक समूह है। कार्डानो का काम क्रांतिकारी था क्योंकि उसने अज्ञात अननोन को गणित के दायरे में ला खड़ा किया। उसने सिखाया कि अगर एक पासे के 6 पहलू हैं तो किसी एक नंबर के आने की संभावना 1/6 है, 1/6 है। यह सुनने में आज बहुत आसान लगता है, लेकिन उस ज़माने में ये सोचना कि इंसान चांस को माप सकता है किसी चमत्कार से कम नहीं था। बर्नस्टीन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात करते हैं। रिस्क को मैनेज करने के लिए सबसे पहले उसे ऑब्जेक्टिफाई करना ज़रूरी है, यानी उसे भावनाओं से अलग करके नंबरों के रूप में देखना। कार्डानो ने जुए के टेबल पर जो नियम खोजे, वही नियम आगे चलकर आधुनिक बीमा इंश्योरेंस और शेयर बाजार की नींव बने। बर्नस्टीन ये स्थापित कर देते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट की शुरुआत तब हुई जब इंसान ने गॉड के फैसलों पर सवाल उठाना शुरू किया और खुद से पूछना शुरू किया, क्या मैं इसे गिन सकता हूँ? रिस्क की यह यात्रा डर से शुरू होकर जिज्ञासा तक पहुँची। प्राचीन सभ्यताओं के पास साहस की कमी थी। वे समुद्र पार करते थे, युद्ध लड़ते थे, लेकिन उनके पास लॉजिक की कमी थी। फिबोनाची ने उन्हें नंबर्स दी और कार्डानो ने उन्हें प्रोबेबिलिटी सिखाया। यहाँ से इंसान ने यह मानना बंद कर दिया कि भविष्य पूरी तरह से गॉड के हाथ में है। उसने समझ लिया कि भविष्य अनिश्चित तो है, लेकिन उसे अनिश्चितता को मापा जा सकता है। यहीं से मानवता ने हज़ार्ड को अवसर अपॉर्चुनिटी में बदलना सीखा, जो कि आधुनिक अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा इंजन है। गणित और बर्नौली का जादू।
यह कहानी 1654 की गर्मियों में शुरू होती है, जब ब्लेज पास्कल, एक दार्शनिक और गणितज्ञ, और पियरे दे फर्मैट, एक वकील और शौकिया गणितज्ञ, के बीच चिट्ठियों का एक सिलसिला शुरू हुआ। इस पूरी क्रांति का श्रेय एक जुआरी शेवेलियर दे मेरे को जाता है। उसने पास्कल के सामने एक बहुत ही दिलचस्प समस्या रखी, जिसे द प्रॉब्लम ऑफ पॉइंट्स कहा जाता है। सवाल यह था, मान लीजिए दो खिलाड़ी जुआ खेल रहे हैं और खेल के बीच में ही रुक जाते हैं। अब जो पैसा टेबल पर लगा है उसे आपस में कैसे बांटा जाए? क्या उसे आधा आधा बांटना चाहिए, या जो खिलाड़ी उस वक्त जीत रहा था उसे सारा पैसा मिलना चाहिए? पास्कल और फॉर्मेट ने इस समस्या का जो समाधान निकाला, उसने आधुनिक दुनिया की नींव रख दी। उन्होंने तर्क दिया कि पैसा इस आधार पर नहीं बांटा जाना चाहिए कि अभी क्या स्थिति है, बल्कि इस आधार पर बांटा जाना चाहिए कि अगर खेल आगे बढ़ता तो किसके जीतने की कितनी संभावना थी। यह एक क्रांतिकारी विचार था। पहली बार इंसान बीते हुए कल को छोड़कर आने वाले कल की संभावनाओं के आधार पर फैसला ले रहा था। उन्होंने गणित के जरिए यह दिखाया कि भविष्य पूरी तरह अंधेरा नहीं है, उसे संभावनाओं और के टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है। बर्नस्टीन बताते हैं कि पास्कल का योगदान सिर्फ जुए तक सीमित नहीं था। उन्होंने इसे रिलीजन और विजन से भी जोड़ा, जिसे आज हम पास्कल वेगर कहते हैं। पास्कल ने तर्क दिया कि गॉड में विश्वास करना एक लॉजिकल रिस्क है। अगर आप ट्रस्ट करते हैं और गॉड हैं तो आपको तुरंत सुख मिलेगा, और अगर नहीं है तो आपने कुछ नहीं खोया। लेकिन अगर आप विश्वास नहीं करते और गॉड निकले तो आपका नुकसान अनंत है, मतलब इन्फिनिटी है। यहाँ पास्कल ने रिस्क को एक डिसीजन थ्योरी में बदल दिया, जहाँ हम कंसिक्वेंसेस और संभावनाओं को तौलते हैं। इसके बाद इस कहानी में एक और बड़ा नाम जुड़ता है, जैकॉब बर्नौली। बर्नौली एक प्रभावशाली स्विस परिवार से थे और उन्होंने अपनी किताब आर्स कॉन्जेक्टांडी, द आर्ट ऑफ कंजेक्टरिंग, में एक ऐसा सिद्धांत दिया जिसे हम आज द लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स कहते हैं। बर्नौली ने महसूस किया कि सिक्का उछालना या पैसा फेंकने जैसी छोटी घटनाओं में रैंडमनेस बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन अगर आप इसी प्रक्रिया को हज़ारों या लाखों बार दोहराएं तो एक पैटर्न उभर कर आता है। बर्नौली ने हमें समझाया कि रिस्क और अनिश्चितता में फ़र्क है। अगर हम पर्याप्त डेटा इकट्ठा करें तो हम अनिश्चितता को कम कर सकते हैं। उन्होंने साबित किया कि सैंपल का आकार जितना बड़ा होगा, हमारे परिणाम उतने ही सटीक होंगे। उदाहरण के लिए, एक आदमी कब मरेगा यह बताना नामुमकिन है, लेकिन 1 लाख लोगों में से इस साल कितने लोग मरेंगे, इसका सटीक अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इसी सिद्धांत ने एक्चुरियल साइंस और इंश्योरेंस इंडस्ट्री को जन्म दिया। बीमा कंपनियां इसी भरोसे पर चलती हैं कि हालांकि वे हर व्यक्ति के रिस्क को नहीं जानती, लेकिन वे लार्ज नंबर्स के आधार पर पूरे ग्रुप के रिस्क को जानती है। बर्नस्टीन ये साफ कर देते हैं कि 17वीं सेंचुरी के इन गणितज्ञों ने इंसान को एक नया सुपर पावर दे दिया था। अब इंसान सिर्फ अनहोनी के डर में नहीं जी रहा था, बल्कि वह कैलकुलेशन कर सकता था। रिस्क अब एक दैवीय सज़ा नहीं, बल्कि एक मैनेज करने योग्य संख्या बन चुका था। पास्कल, फॉर्मेट और बर्नौली ने मिलकर ये साबित कर दिया कि दुनिया रैंडम नहीं है, इसके पीछे गणित के गहरे और सुंदर नियम काम करते हैं। यही वह दौर था जब इंसान ने पहली बार भाग्य, लक को लॉजिक से चुनौती दी। रिस्क मैनेजमेंट इतिहास का वह दौर है जहां इंसान ने सिर्फ संभावनाओं को गिनना ही नहीं, बल्कि उन्हें मापना और उनके पैटर्न को पहचानना सीख लिया था। इस हिस्से में पीटर बर्नस्टीन हमें 18वीं और 19वीं शताब्दी उन महान वैज्ञानिकों को और गणितज्ञों से मिलवाते हैं जिन्होंने डेटा के समंदर में छुपे हुए नियमों को खोज निकाला। यहाँ कहानी मुख्य रूप से 3 स्तंभों में टिकी है: कार्ल फ्रेडरिक गॉस, फ्रांसिस गैल्टन और थॉमस बेज। शुरुआत कार्ल फ्रेडरिक गॉस के क्रांतिकारी काम से होती है। बर्नस्टीन बताते हैं कि जब वैज्ञानिक आसमान में सितारों की स्थिति मापते थे तो हर बार रीडिंग थोड़ी अलग आती थी। गॉस ने महसूस किया कि ये एरर्स रैंडम नहीं है। उन्होंने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या बेल कर्व का सिद्धांत दिया। उन्होंने सिखाया कि अगर आप बहुत सारा डेटा इकट्ठा करें, जैसे लोगों की लंबाई या शेयर बाजार के रिटर्न्स, तो ज़्यादातर डेटा बीच में यानी एवरेज के पास जमा होती है और बहुत कम डेटा किनारे पर रह जाती है। बर्नस्टीन के अनुसार रिस्क की दुनिया में यह बहुत बड़ी खोज थी, क्योंकि इसने हमें यह समझने में मदद की कि नॉर्मल क्या है और एक्सेप्शनल क्या है।
आज के समय में स्टैंडर्ड डेविएशन जैसे जो टूल्स फाइनेंस में रिस्क मापने के लिए इस्तेमाल होते हैं वे सब गॉस की इसी बेल कर्व की देन है। इसने व्यापारियों और वैज्ञानिकों को एक सुरक्षा कवच, सेफ्टी मार्जिन दिया कि वे जान सकें कि कितनी अनिश्चितता की उम्मीद की जा सकती है। इसके बाद कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है फ्रांसिस गैल्टन के साथ। गैल्टन एक बहुमुखी प्रतिभा वाले इंसान थे और चार्ल्स डार्विन के चचेरे भाई थे। उन्होंने डेटा और अध्ययन करते हुए एक ऐसी खोज की जो आज भी वॉल स्ट्रीट और बिजनेस की दुनिया का सबसे बड़ा सच माना जाता है, रिग्रेशन टू द मीन। गैल्टन ने गौर किया कि अगर किसी पिता की लंबाई बहुत ज़्यादा है तो उसके बेटे की लंबाई अक्सर पिता से थोड़ी कम होती है। इसी तरह बहुत छोटे पिता के बेटे की लंबाई औसत की तरफ बढ़ती है। बर्नस्टीन इसे रिस्क और निवेश के जरिए समझाते हैं। अगर कोई कंपनी आज बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है तो इतिहास गवाह है कि वह हमेशा उतना प्रॉफिट नहीं कमाएगी। धीरे धीरे उसके रिटर्न्स औसत मतलब मीन की तरफ वापस आएंगे। ये सिद्धांत हमें सिखाता है कि एक्सट्रीम्स हमेशा के लिए नहीं टिकते। रिस्क मैनेजमेंट में इसका मतलब है कि कभी भी बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिज्म या बहुत ज़्यादा पेसिमिज्म में आकर फैसले नहीं लेने चाहिए, क्योंकि वक्त के साथ चीज़ें अपने एवरेज पर वापस लौट आती हैं। बर्नस्टीन इस पार्ट में एक और बेहद ज़रूरी किरदार को जोड़ते हैं, थॉमस बेस। पादरी होने के साथ साथ बेस एक गणितज्ञ भी थे। उन्होंने बेस थ्योरम दिया जो रिस्क लेने के हमारे तरीकों को पूरी तरह बदल देता है। बेस का तर्क था कि दुनिया स्टैटिक नहीं है। जब हमें कोई जानकारी मिलती है तो हमें अपनी पुरानी सोच, इनिशियल बिलीफ को अपडेट करना चाहिए। उदाहरण के लिए अगर आप एक बिजनेस शुरू करते हैं और आपको शुरुआती नतीजे खराब मिलते हैं तो बेस का नियम कहता है कि आपको अपनी सफलता की संभावनाओं को फिर से कैलकुलेट करना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट कोई एक बार का काम नहीं है, बल्कि ये एक निरंतर चलने वाला प्रक्रिया है। बर्नस्टीन कहते हैं कि रिस्क मैनेज करने वाला इंसान वह नहीं है जो भविष्य की भविष्यवाणी करता है, बल्कि वह है जो नई जानकारी के साथ अपनी स्ट्रैटेजी को बदलता रहता है। इस पार्ट का सबसे बड़ा टेक अवे यह है कि रिस्क अब केवल एक चांस नहीं रह गया था, बल्कि वह एक विज्ञान बन चुका था। गॉस ने हमें बताया कि अनिश्चितता को कैसे बांटना है। गैल्टन ने सिखाया कि उतार चढ़ाव के बावजूद चीज़ें औसत पर लौटती हैं, और बेस ने हमें सिखाया कि नई जानकारी के सम्मान कैसे करना है। बर्नस्टीन ये स्थापित कर देते हैं कि इन तीन सिद्धांतों के बिना आधुनिक फाइनेंस, इंश्योरेंस या डेटा साइंस का वजूद मुमकिन ही नहीं था। यह वह दौर था जब इंसान ने कुदरत की अनिश्चितता को मापने की हिम्मत दिखाई और यह साबित किया कि ब्रह्मांड चाहे कितना भी अराजक मतलब केओटिक क्यों ना हो, उसके पीछे गणित की गहरे और सुंदर पैटर्न छिपे होते हैं। अब इस किताब का सबसे इम्पोर्टेंट और प्रैक्टिकल हिस्सा है। यहाँ पीटर बर्नस्टीन हमें 20th सेंचुरी और आधुनिक दौर में ले आते हैं। पिछले हिस्सों में हमने देखा कि कैसे गणितज्ञों ने रिस्क को मापना सिखाया, लेकिन इस भाग में हम सीखते हैं कि कैसे इंसान ने उस गणित को इन्वेस्टमेंट और अपने बिहेवियर पर लागू करना शुरू किया। हिस्सा मॉडर्न एरा एंड द ह्यूमन फैक्टर पर केंद्रित है। 20वीं सदी की शुरुआत तक दुनिया के पास रिस्क मापने के बेहतरीन औजार थे, लेकिन उनका इस्तेमाल मुख्य रूप से विज्ञान और इंश्योरेंस तक सीमित था। बर्नस्टीन बताते हैं कि आधुनिक फाइनेंस की असली शुरुआत 1952 में हुई, जब एक युवा छात्र हैरी मार्कोविट्ज ने एक पेपर पब्लिश किया। इसने मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी (MPT) को जन्म दिया। पोर्टफोलियो थ्योरी मार्कोविट्ज से पहले लोग मानते थे कि एक अच्छा निवेशक वह है जो सबसे अच्छा स्टॉक चुनता है, लेकिन मार्कोविट्ज ने गणित के जरिए साबित किया कि रिस्क सिर्फ एक स्टॉक में नहीं, बल्कि आपके पूरे पोर्टफोलियो के तालमेल में होता है। उन्होंने डाइवर्सिफिकेशन को एक वैज्ञानिक आधार दिया। बर्नस्टीन इसे समझाते हुए कहते हैं कि अगर आप ऐसी दो कंपनियों में पैसा लगाते हैं जो एक साथ डूब सकती है तो आपका रिस्क बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर आप अलग अलग सेक्टर में निवेश करते हैं तो एक का नुकसान दूसरे के मुनाफे से कवर हो सकता है। मार्कोविट्ज ने सिखाया कि रिस्क पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे मैनेज किया जा सकता है। सेकंड, गेम थ्योरी, जब रिस्क दूसरों के फैसलों पर निर्भर हो। बर्नस्टीन यहाँ जॉन वॉन न्यूमैन, ऑस्कर मॉर्गनस्टर्न के काम का जिक्र करते हैं, जिन्होंने गेम थ्योरी को विकसित किया। उन्होंने बताया कि रिस्क सिर्फ प्राकृतिक घटनाओं जैसे बारिश या बीमारी में नहीं होता, बल्कि दूसरों की चालों में भी होता है। बिजनेस और युद्ध में आपका रिस्क इस बात पर निर्भर करता है कि सामने वाला क्या सोच रहा है। इसके रिस्क मैनेजमेंट को एक दिमागी खेल, स्ट्रैटेजिक गेम बना दिया। अब रिस्क का मतलब सिर्फ डेटा नहीं था, बल्कि विरोधी की मानसिकता को समझना भी था। थर्ड, बिहेवियरल फाइनेंस, इंसान कोई मशीन नहीं है।
किताब का सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब बर्नस्टीन गणित की सीमाओं की बात करते हैं। 1970 के दशक तक ज़्यादातर इकोनॉमिस्ट यह मानते थे कि इंसान रैशनल है और हमेशा अपने फ़ायदे के लिए सही फैसला लेता है। लेकिन डैनियल कहनेमैन और एमोस टिवेर्स्की ने इस धारणा को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। उन्होंने प्रोस्पेक्ट थ्योरी पेश की। बर्नस्टीन बताते हैं कि इन दोनों मनोवैज्ञानिकों ने साबित किया कि इंसान को $1000 जीतने पर जितनी खुशी होती है, उससे कहीं ज़्यादा दुख 1000 हारने पर होता है। इसे लॉस एवर्जन कहा जाता है। हम रिस्क लेते वक्त गणित से नहीं बल्कि डर और लालच से चलते हैं। बर्नस्टीन के अनुसार यही वह कारण है जिसकी वजह से शेयर बाजार में बबल्स बनते हैं और क्रैश होते हैं। गणित कहता है कि बाजार को एक तरीके से चलना चाहिए, लेकिन इंसानी जज्बात उसे दूसरी दिशा में ले जाते हैं। फोर्थ, अनसर्टेनिटी वर्सेस रिस्क। बर्नस्टीन यहाँ फ्रैंक नाइट के एक बहुत ज़रूरी अंतर को समझाते हैं। रिस्क वह है जिसे मापा जा सकता है, लेकिन अनिश्चितता अनसर्टेनिटी वह है जिसके बारे में हमें कोई अंदाजा ही नहीं है। बर्नस्टीन चेतावनी देते हैं कि आधुनिक दुनिया में हम बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल मॉडल्स पर भरोसा करने लगे हैं, लेकिन असली खतरा उन चीज़ों से है जिन्हें हम मॉडल नहीं कर सकते, जिन्हें बाद में नसीम तालिब ने ब्लैक स्वान्स कहा। कंक्लूजन। किताब के अंत में पीटर बर्नस्टीन एक बहुत गहरी बात कहते हैं। वह कहते हैं कि रिस्क के खिलाफ हमारी यह जंग हमें कभी पूर्ण सुरक्षा नहीं दे सकती। इंसान ने गॉड्स के हाथ से अपना फ्यूचर छीनकर नंबरों के हाथ में तो दे दिया, लेकिन हमारे अपने जज्बात इमोशंस अभी भी हमारे सबसे बड़े दुश्मन और दोस्त दोनों हैं। रिस्क मैनेजमेंट का असली मतलब यह नहीं है कि आप कभी हारेंगे नहीं, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप हारने के बावजूद खेल में बने रहने की तैयारी रखेंगे। बर्नस्टीन की यह मास्टरपीस हमें सिखाती है कि रिस्क लेना ही इंसान होने की पहचान है। बिना रिस्क के कोई प्रगति नहीं करता, लेकिन बिना रिस्क मैनेजमेंट की कोई प्रगति टिकती भी नहीं। ये किताब संख्याओं की नहीं बल्कि मानवीय साहस और बुद्धिमत्ता की कहानी है। धन्यवाद।